हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के कुछ 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर क्या लिखा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या होगा सर आपका, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। सर आपका यूनान होगा। ठीक है सर, क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया। यानी कि इटली और जो जर्मनी है वो आपका कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं सर आपका। तो क्या होगा सर आपका यूरोप। ठीक है सर, क्या होगा, यूरोप होगा, यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे भारत आपका एशिया महादेश के अंदर आते हैं ठीक है, उसी तरह से आपका इटली जो है, इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। ठीक है सर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रूस में जार का अर्थ होता है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो जो रूस में जो जार है उस शब्द का मतलब क्या होता है सर आपका, रूस का सम्राट, यानी कि रूस के राजा के साथ आपका जार लगाया था। ठीक है, जैसे कि जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए 4 नंबर कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो क्या होगा सर आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो 3 देश आते हैं, और वो 3 देश कौन है सर आपका, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है सर, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है सर। ठीक है, चलिए 5 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो आपका सरदार कहा जाता है। ठीक है सर, वल्लभ भाई पटेल को, तो ये जो सरदार है वो आपका, उसका ये उपाधि है जो आपका कौन से आंदोलन में दिया गया था, ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि वो आपका बारदोली आंदोलन में मिला था। ठीक है, कौन सा आंदोलन में, बारदोली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 6 नंबर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर। तो जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है सर, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होता है, महानगर में होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, यानी कि पहला फैक्ट्री कानून आपका भारत में कब लागू हुआ था। 1838, 1858, 1881 या 1911 को। तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून जो है आपका कब लगा था, 1881 को। कब लगा था, 1881, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर। 8 नंबर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र। तो जो गिरमिटिया मजदूर है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे सर आपका, पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है, याद रखिएगा, कौन से क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूरों को भेजा जाता था। ठीक है, चलिए 9 नंबर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र में रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो जो
वर्नाक्यूलर्स एक्ट जो है, इससे बचने के लिए आपका किस पत्रिका में रातों रात अपनी भाषा बदल दी गई थी? ठीक है, हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। देखिए आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो होता है वो क्या था कि इसमें आपका कोई भी जो पत्र जो है यानी कि समाचार पत्र, ये आपका इंग्लिश में छपाना था। ठीक है, तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका था ये किसी दूसरे भाषा में छपाया जाता था। तो इससे बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए ये जो अमृत पत्रिका बाजार है ना सर, ये इसी ने उस पत्र को वो दूसरे भाषा में छपाया जाता था और रातों रात उन्होंने अपनी भाषा को अंग्रेजी में बदल दिया था। ठीक है, किसमें बदल दिया था? अंग्रेजी में। याद रखिएगा, अपनी भाषा को बदल करके क्या रख दिया था? अंग्रेजी कर दिया था। ठीक है, उस कानून से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसको। चलिए 10 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं अपना पूरा राज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, इस अधिवेशन के तहत जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 11 नंबर, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा VVI है ये वाला। ठीक है सर, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या होगा सर? आपका तारापुर होगा। ठीक है सर, ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे VVI है, सबको आपको याद करना है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर आपका कोयला। तो ये जो प्राकृतिक गैसें हैं वो आपका किस खनिज के साथ पाया जाता है सर? आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का जब हम लोग परिष्करण करते हैं तो प्रशुद्धिकरण जिसको बोलते हैं, शुद्धिकरण, तो आपका प्राकृतिक गैस मिलता है। चलिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत करें, गैर पारंपरिक स्रोत मतलब पारंपरिक स्रोत मतलब क्या होता है सर? जिसको हम लोग बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। गैर पारंपरिक मतलब जिसको नए फिलहाल खोजे हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल उसका इस्तेमाल करना शुरू किए, उसको हम लोग बोलते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। तो क्या है सर आपका इनमें से गैर पारंपरिक स्रोत? क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर सेल जिसको बोलते हैं, सोलर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल जो है फिलहाल किए हैं। बाकी सबका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से करते थे। कोयला का भी इस्तेमाल बहुत पहले से किए हैं, विद्युत का भी और पेट्रोलियम का भी। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये भोपाल त्रासदी जो हुआ था उसमें एक गैस लीकेज हुआ था जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये जो भोपाल त्रासदी जो हुआ था इसमें कौन से गैस का आपका रिसाव हुआ था? कौन सा गैस का लीकेज हुआ था जिसके कारण ये घटना हुई थी सर? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल है, VVI है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 15 नंबर की फाल्य विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर आपका उड़ीसा। तो फाल्य विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ है सर आपका? याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कहाँ है फाल्य विशेष आर्थिक क्षेत्र? कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा सर। चलिए सॉरी, ये फाल्य नहीं होना चाहिए था, हम भी कह रहे हैं ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अजीब टाइप का था। तो ये फाल्य नहीं, फाल्टा होना चाहिए। ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा, क्या सर? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, हम भी कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका कहाँ है?
पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो क्या होगा सर? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है, याद रखिएगा कि चलिए 17 नंबर, मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या फिर आपका रीटर। तो मंदाल हिल जो है आपका कहाँ है? बांका में है। कहाँ है सर? मंदाल हिल कहाँ है? बांका में है, याद रखिएगा। 18 नंबर कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, उच्चावच यानी उबड़ खाबड़ जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चावच, इसको प्रदर्शन करने के लिए जो हैस्योर विधि है, इसको कौन, इसका विकास जो है, इसका विकास दाता कौन है आपका? तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी लहमान जो है, लहमान थे जिन्होंने उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किया था। ठीक, चलिए 19 नंबर, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या फिर आपका आधुनिक युग में? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो आपका कब हुआ था सर? याद रखिएगा, मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में, ठीक है सर। चलिए 20 नंबर, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो आपका चूना पत्थर है, ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, याद रखिएगा इसको। चलिए 21 नंबर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959, 1969, 1979 या फिर आपका 1989? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 1959 को, ठीक है, याद रखिएगा 1959 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये आपका पूछा गया है बोर्ड में। चलिए 22 नंबर, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर इनमें से सभी? तो बिहार में जो पंचायती राज का जो स्वरूप है वो आपका क्या है? देखिए ये सब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, ये यहाँ पे सब तरह का पाया जाता है, ग्राम पंचायत भी, पंचायत समिति भी, जिला परिषद भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए 23 नंबर, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल है सर, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VV जितना भी लगा सकते हैं आप, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो क्या है आपका इंडिका पुस्तक जो है, इसका जो लेखक है वो कौन है सर आपका? याद रखिएगा मेगास्थनीज है, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? तो भारत में जो सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुई थी? कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई में, याद रखिएगा। देखिए कभी कभी ना क्या लिखा हुआ रहता है? मद्रास लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है सर? मद्रास। याद रखिएगा ये मद्रास कोई नहीं, कुछ नहीं है, ये चेन्नई का ही आपका पुराना नाम है मद्रास, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, चेन्नई बोले मद्रास बोले एक ही नाम है उसका, ठीक है। चलिए 25 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका इनमें से कौन से देश है जिसमें संघ सरकार है? तो आपका अमेरिका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में क्या है? संघ सरकार है। चलिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका कहाँ से हुआ था सर? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, ठीक है सर। तो देखिए उत्तराखंड में कहाँ हुआ था आपका? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, लेकिन अभी जो है ना सर, ये उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से शुरू हुआ था वो क्षेत्र अभी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन में आपका या तो उत्तर प्रदेश लिखा होगा या तो उत्तराखंड लिखा होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश में मार देना है या फिर उत्तराखंड में मार देना है, ठीक है सर। चलिए 27 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण, शिक्षा, भ्रमण या फिर उर्वरक? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है सर। जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उससे संबंधित है वो।
चलिए 28 नंबर कि सूचना का अधिकार, सूचना होना चाहिए, सूचना देखिए सूचना होना चाहिए था, लिख देते हैं। ये सूचना का अधिकार कानून कब लगाया गया था, कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा इसको, कहीं पे नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है सर। तो सूचना का अधिकार कानून जो है आपका कब पारित हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1905 में, ठीक है। सूचना का अधिकार जो कानून है वो आपका कब हुआ था? 2005 में, जिसको हम लोग देखिए ये सूचना का अधिकार को यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है सर। चलिए, यानी कि इसके तहत आप कोई भी सरकारी काम कहीं हो रही है तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं एक आरटीआई के तहत, आरटीआई लिखना पड़ता है आपको। चलिए 29 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कहीं नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र या कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन आता है सर आपका? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्राथमिक क्षेत्र, तो देखिए ये जो सेवा क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। ये औद्योगिक क्षेत्र, इसको तो हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, कोई नहीं तो होगा नहीं। तो यानी कि मछली पालन ये आपका क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है, जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है सर। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। चलिए, मछली पालन हो गया, जैसे हो गया आपका फसल लगाना, किसी फसल को लगाते हैं तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। चलिए 31 नंबर, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जितने भी सॉल्व किए ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है सर, या इसलिए आपको वीडियो के पहले में ही बता दिया गया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पढ़ते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि ये जो योजना आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो आपका कौन बनता है सर? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अर्थशास्त्री? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है सर? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको कमेंट में देना है, ठीक है सर। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स दे पाते हैं और कितने कितने स्टूडेंट्स का सही कमेंट होता है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। चलिए 32 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 10 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च या 20 अप्रैल से 31 मार्च? तो ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है सर। तो क्या होता है सर, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो आपका क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है सर। वित्तीय वर्ष और साल का वर्ष ये तो दोनों अलग अलग होता है। साल तो हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से लेकर के आपका 31 दिसंबर तक चलता है, वो नहीं, ये आपका वित्तीय वर्ष है, ठीक है सर, ये अलग है, यानी रुपया पैसा का मामला, रुपया पैसा के हिसाब से, ठीक, सरकार के फंड के हिसाब से जो भी काम होती है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868, 1968, 1978 या फिर 1998? तो जो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो कब लगाया था ये पूछ रहा है आपका। तो क्या होगा सर आपका? 1868 को लगाया था सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सबसे पहले कब लगाया था? 1868 को, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है बोर्ड में। चलिए 34 नंबर, मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान या फिर सभी? तो मुद्रा का तो सारे काम है सर, मापना भी, संचय भी करना, भुगतान भी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
35 नंबर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, पटना, गया या दिल्ली? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो आपका किसको कहा जाता है सर? आपका मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर 36 नंबर कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए बीमारू राज्य, बीमारू में आपका BI से बिहार होता है, यम से मध्य प्रदेश होता है। ठीक है सर, और ए से असम होता है, तो असम तो इसमें है नहीं, और आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। ठीक है सर, तो आपका देखिए सर यहाँ पे आपका देखिए बिहार भी है, ठीक, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि बीमारू राज्य के अंदर नहीं आता है। ठीक है सर, और हम लोग ये जो बिहार है ये भी बीमारू राज्य के अंदर आता है और हम लोग बिहार से ही है। आपको कमेंट में बताना है कि आप बिहार से कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है सर, पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जाता है। चलिए 37 नंबर कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या फिर संतोष? यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलते हैं सर? जो एक वैसी कंपनियां जो एक देश के अंदर रह करके कई देशों के साथ अपना व्यापार करती है, उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। तो इनमें से कौन आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा सर? संतोष नहीं है पूछ रहा है, तो कौन होगा सर? संतोष। ठीक है सर, ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, वो एक ही देश की कंपनी है जो कि शायद भारत की ही है। लेकिन ये जो फोर्ड मोटर्स है ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी लगभग पूरे देश में फैला हुआ है, कोका कोला, ये सब आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं सर, इंग्लिश में याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, 1970, 1980 या फिर 1992? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसकी जो घोषणा हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? आपका 1986 को। ठीक है सर, कब हुई थी? 1986 को, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या फिर कोई नहीं? तो देखिए महासागर के तली के अंदर होने वाले कंपन को उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो महासागर के अंदर जब कंपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो थल के अंदर जो आपका कंपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। ठीक है, जो जमीन के अंदर जो भूमि के ऊपर जो कंपन होता है उसको हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। और जो आपका इसके अंदर होता है महासागर के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। ठीक है, याद रखिएगा सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 40 नंबर ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या फिर टेलीस्कोप? तो मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र का सहारा लेते हैं सर? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करके हम लोग मलबे के नीचे दबे हुए जो लोग हैं उनका पता लगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है सर, देखिए वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ इस तरह की, तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, मैथ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो डाले जाती है। और जल्द ही मैं सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाने वाला हूँ नए बैच के लिए, जो कि 2024 में जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं लाने वाला हूँ। इसलिए आप उन फ्रेंडों को भी भेज दीजिएगा जो इस बार 10th में जाने वाले हैं। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।